दोस्तों, ये सवाल सिर्फ देओल परिवार की विरासत नहीं, बल्कि उस तूफान की आहट है जो किसी भी बड़े बॉलीवुड खानदान की चमकदार दीवारों के पीछे छिपे तनाव को उजागर कर देते हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद जुहू के 2 मंजिला बंगले से लेकर लोनावाला के 100 एकड़ के फार्म हाउस तक हर कोने में जैसे रिश्तों की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्या 450 करोड़ की विरासत अब 2 घरों, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच नई दरारें पैदा करेगी? क्या सनी देओल पर चढ़ा कर्ज और ईशा देओल की तलाक के बाद की उथल-पुथल इस बंटवारे को और उलझा देगी? और सबसे अहम, क्या धर्मेंद्र ने पीछे कोई ऐसी छिपी हुई वसीयत छोड़ी है जो अब पुराने रहस्यों को उजागर कर देगी? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों की गहराई में उतरेंगे और उन बंद कमरों की कहानी जानेंगे जहां पैसा, रिश्ते और विरासत एक दूसरे से टकराकर नई सच्चाइयों को जन्म दे रहे हैं। देओल परिवार की संपत्ति से जुड़े इस रहस्य के असली दरवाजे अब खुलने वाले हैं। मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो वहां सिर्फ आंसुओं की बाढ़ नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति की नजर उस नाजुक संतुलन पर भी थी जिसे धर्मेंद्र ने जीवन भर अपने 2 परिवारों के बीच संभाले रखा। एक ओर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का परिवार खड़ा था और दूसरी ओर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां। सनी देओल की खामोश जमी हुई आंखें साफ बता रही थीं कि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गिरी है। वहीं ईशा देओल का टूटकर रोना ये दिखा रहा था कि एक बेटी ने अपने सबसे मजबूत सहारे को हमेशा के लिए खो दिया। यह मंजर सिर्फ दुख का नहीं था, बल्कि उस जटिल रिश्ते की सच्चाई भी था जिसे दुनिया सालों तक सिर्फ गॉसिप समझकर देखती रही। लेकिन आज वह कानूनी और वास्तविक रूप में सामने खड़ा है। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक साम्राज्य की विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी कीमत का अनुमान लगाना भी आसान नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 335 से 450 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। यह संपत्ति केवल बैंक बैलेंस नहीं है, इसमें शामिल है जुहू की बेहद कीमती जमीन पर बना उनका बंगला, लोनावाला में 100 एकड़ में फैला वह फार्म हाउस जिसे वे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, और पंजाब से लेकर देश भर में फैले उनके रेस्टोरेंट और कई निवेश। अब जबकि घर का मुखिया नहीं रहा, स्वाभाविक है कि सवाल उठता है, इतने बड़े साम्राज्य का बंटवारा कैसे होगा? क्या सब कुछ शांति से निपटेगा या फिर पुराने घाव और दबे हुए दर्द बाहर आएंगे? क्योंकि करोड़ों की जायदाद का मामला हो तो खून के रिश्तों में भी दरारें आने में देर नहीं लगती। सबसे पहले लोनावाला के उस फार्म हाउस की बात करें जो धर्मेंद्र के दिल के सबसे करीब था। यह कोई साधारण हॉलिडे स्पॉट नहीं, बल्कि मुंबई और पुणे के बीच पहाड़ियों में बसा 100 एकड़ का वह संसार है जिसे धर्मेंद्र ने अपने हाथों से सजाया था। बताया जाता है कि आज इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। जीवन के आखिरी कई वर्षों में उन्होंने यहीं खेती की, पहाड़ों को निहारा और अपनी जड़ों से जुड़कर जीवन बिताया। यह जगह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक धरोहर है। अब सवाल उठता है, इस फार्म हाउस का असली हकदार कौन? क्या यह प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी बॉबी के हिस्से में आएगा, जो यहां अक्सर आते जाते रहे, या हेमा मालिनी और उनकी बेटियां भी इसमें अपना हक मांगेंगी? चर्चाएं यह भी हैं कि धर्मेंद्र इस जमीन के एक भाग पर लग्जरी रिसॉर्ट बनाने का सपना देख रहे थे। अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो यह फार्म हाउस सोने की खान बन सकता है, और तब इसकी मालिकाना हक की जंग और भी तीखी हो सकती है। दूसरी तरफ सबसे अहम है वह आइकॉनिक जुहू बंगला, जिसे दुनिया देओल परिवार की धुरी मानती है। गांधीग्राम रोड पर स्थित यह बंगला सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि इसके भीतर सनी सुपर साउंड नाम का डबिंग स्टूडियो और प्रीव्यू थिएटर भी मौजूद है। इस बंगले की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंचती मानी जाती है। आपको याद होगा कि 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी नीलामी का नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि सनी देओल पर करीब 56 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी था। हालांकि वह नोटिस बाद में तकनीकी वजहों से वापस ले लिया गया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि देओल परिवार भले ही संपत्तियों के लिहाज से बेहद समृद्ध है, मगर नकदी की कमी यानी कैश क्रंच से जूझने की बात भी उतनी ही सच है। अब जब धर्मेंद्र, जो इस लोन के गारंटर थे, दुनिया में नहीं रहे, तो बैंक का दबाव दोबारा बढ़ सकता है। ऐसे में अगर संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है
तो क्या इस बंगले को बचाने के लिए सनी देओल को अपनी दूसरी संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी? यही वह मोड़ है जो इस पूरी कहानी को और ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। अब आते हैं उस पारिवारिक समीकरण पर जो इस पूरे मामले की असली धुरी है। धर्मेंद्र की 2 शादियां बॉलीवुड की सबसे चर्चित दास्तानों में से एक रही हैं। 1954 में प्रकाश कौर से विवाह करने के बाद जब 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की तो वह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी बल्कि एक बड़ा विवाद भी था। कहा तो यह तक गया कि हिंदू मैरिज एक्ट की बंदिशों से बचने के लिए धर्म परिवर्तन जैसी चर्चाएं उठी थीं। हालांकि धर्मेंद्र ने इन बातों को हमेशा सिरे से नकारा। कानून की नजर में आज भी यह सवाल जटिल है कि क्या दूसरी शादी को पहली के बराबर कानूनी वैधता मिलती है, लेकिन भारतीय कानून का एक पहलू बिल्कुल साफ है, बच्चों का अधिकार। चाहे शादी की स्थिति कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, ईशा और अहाना देओल को अपने पिता की संपत्ति में उतना ही हक हासिल है जितना सनी और बॉबी देओल को। धारा 16 के अनुसार वे भी क्लास 1 वारिस हैं। इसका मतलब यह है कि अगर धर्मेंद्र ने कोई वसीयत नहीं लिखी तो उनकी पूरी संपत्ति पहली पत्नी प्रकाश कौर समेत सभी 6 बच्चों में बराबर हिस्सों में बंटनी चाहिए। लेकिन असली जिंदगी कानून की किताबों जितनी सीधी नहीं होती। हेमा मालिनी ने हमेशा एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए रखी है। कई इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें धर्मेंद्र की संपत्ति या पैसे से कोई लालच नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत से खुद एक अलग साम्राज्य खड़ा किया है। वह स्वयं करोड़ों की मालकिन है और अपनी बेटियों की परवरिश भी उन्होंने स्वाभिमान के साथ की है। लेकिन बात सिर्फ हेमा जी तक सीमित नहीं रहती। मामला आता है उनकी बेटियों ईशा और अहाना पर। हाल ही में ईशा देओल ने अपने पति भरत तख्तानी से तलाक लिया है। एक सिंगल मदर के तौर पर जिंदगी को नई शुरुआत देना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पिता का साया उठ जाना ईशा एक के लिए यह दर्द दोगुना कर देता है। इसी वजह से इंडस्ट्री के भीतर यह कानाफूसी भी चल रही है कि शायद धर्मेंद्र ने अपनी लाडली बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई खास वसीयत लिखी हो। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र ने अपनी लिक्विड एसेट्स जैसे नकद, जेवर और निवेश का बड़ा हिस्सा शायद अपनी बेटियों के नाम कर दिया हो ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वहीं रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद बेटों के हिस्से में रह सकती है। इस पूरे मामले में सनी और बॉबी देओल का रुख बेहद मायने रखता है। पिछले कुछ वर्षों, खासकर गदर की जबरदस्त सफलता के बाद सौतेले भाई बहनों के रिश्तों की बर्फ पिघलती दिखाई दी है। ईशा देओल ने भाइयों की फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी और सनी देओल ने भी कठिन समय में उनका साथ देने की बात कही। यह नया भाईचारा शायद इस विवाद को कोर्ट कचहरी के तमाशे में बदलने से रोक सकता है। सनी देओल घर के बड़े हैं और अंतिम संस्कार में उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं। लेकिन भावनाएं एक ओर और पैसा दूसरी ओर। जब वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में आते हैं तब अच्छे खासे रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं। अगर जुहू बंगले का कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए और उसी दौरान ईशा अपने हिस्से की मांग कर देती है तो सनी के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। क्या वे बहनों को उनका हिस्सा नकद में दे पाएंगे या फिर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। जॉब की पुश्तैनी जमीनें भी एक भावुक मुद्दा हैं। धर्मेंद्र हमेशा खुद को धर्म सिंह देओल, एक किसान का बेटा बताते थे। साहनेवाल की ये जमीन भले बाजार भाव में कम हो, लेकिन बेटों के लिए इनकी भावनात्मक कीमत बहुत बड़ी है। इसलिए यह लगभग तय है कि पंजाब की जमीनें बेटों के पास ही रहेंगी, क्योंकि बेटियों का वहां जाकर बसने या खेती करने का इरादा नहीं लगता। इसके अलावा धर्मेंद्र के गरम धर्म ढाबे और हीमैन रेस्टोरेंट चेन जैसे कमर्शियल निवेश भी हैं। ये बिजनेस लगातार कमाई करते हैं और इनका मालिकाना हक किसे मिलेगा, ट्रस्ट को या अलग अलग हिस्सों में, यह भी देखने वाली बात होगी। एक और पहलू जो दिलचस्प है, अगर वसीयत है तो उसमें लिखा क्या है। बॉलीवुड में वसीयतें अक्सर गुप्त रखी जाती हैं। राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी का विवाद आज भी मिसाल के रूप में याद किया जाता है। संभव है कि धर्मेंद्र ने ऐसी घटनाओं से सीख लेकर अपनी संपत्तियों को पहले ही बांट दिया हो, गिफ्ट डीड या किसी और कानूनी रास्ते से। अगर ऐसा है तो यह उनकी दूरदर्शिता का बड़ा सबूत होगा। लेकिन अगर वे बिना वसीयत के चले गए तो हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत मामला काफी लंबा खींच सकता है। 2 पत्नियां
और 6 बच्चों के दावों का निपटारा आसान नहीं होगा। हेमा मालिनी यहां एक तरह से किंगमेकर की भूमिका निभा सकती हैं। वह सिर्फ धर्मेंद्र की पत्नी ही नहीं, बल्कि अनुभवी राजनेता और सफल बिजनेस वुमन भी हैं। उनकी समझदारी इस समय परिवार को टूटने से बचा सकती है। अंतिम संस्कार में उन्होंने जिस संयम से मीडिया का सामना किया, उससे साफ था कि वह कोई तमाशा नहीं चाहती। संभव है कि वह अपनी बेटियों को पारिवारिक शांति के लिए कुछ संपत्ति पर दावा छोड़ने की सलाह दें और बदले में उन्हें नकद मुआवजा मिले। लेकिन क्या ईशा और अहाना इतनी आसानी से अपनी विरासत छोड़ देंगी? दोनों खुद मां हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सजग हैं। अहाना ने एक बार कहा था कि उन्हें पिता की दौलत नहीं, बल्कि उनकी पहली फिएट कार चाहिए। ये बात सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन हकीकत में घर जज्बातों से नहीं चलते। देओल परिवार पर कर्जों का दबाव अभी भी भारी है। सनी की फिल्में भले अच्छा कर रही हों, लेकिन पुराना घाटा और बैंक की देनदारियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो सबसे पहले देनदारियां यानी लायबिलिटी बांटी जाएंगी। और क्या हेमा मालिनी का परिवार सनी देओल के कर्ज में हिस्सेदारी लेगा? इसका जवाब शायद नहीं होगा, और यही इस मामले का सबसे बड़ा पेंच बन सकता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा संभावना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, जहां कुछ संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाया जाए और बाकी संपत्ति आपसी समझौते से शांतिपूर्वक बांट ली जाए। अंत में धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। वह चुंबक थे जिसने 2 अलग अलग परिवारों को साथ बांध रखा था। अब जब वह नहीं रहे तो क्या यह परिवार बिखर जाएगा, या पिता की इज्जत और देओल नाम की साख बचाने के लिए एक रहेगा? यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हर तरफ खामोशी है, पर यह खामोशी तूफान से पहले की है या किसी समझदारी भरे समझौते से पहले की, यह आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, धर्मेंद्र की असली विरासत उनकी दौलत नहीं, बल्कि वह प्यार है जो उन्होंने करोड़ों दिलों में बसाया। और उम्मीद है कि परिवार उसी प्यार की लाज रखेगा और पैसों की चमक रिश्तों को फीका नहीं होने देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।